ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शैदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज स्टूडियो का माहौल ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई, आज़ाद देश में हम रहते हैं, आज़ादी है भरपूर कुछ कहने की। और जब जब देशभक्ति का नाम आता है ना, तब तब जहन में ऐसे ख्याल उभरते हैं कि भाई हमें भी निकलना पड़ेगा देश के हित के लिए कुछ करने के लिए। जहाँ तक बात आती है फिल्मों की, सिनेमा की, तो सिनेमा का बहुत अहम रोल है। सिनेमा ने हमेशा अपनी पकड़ मजबूत रखी है जब जब देशभक्ति की बात आती है। ये तक़सीम हिंद से पहले की बात हो, तक़सीम हिंद के बाद की बात हो, हमेशा हिंदुस्तानी सिनेमा का कंट्रीब्यूशन पेट्रियोटिज्म को दिखाने में अव्वल रहा है। और अच्छी बात है, अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्में सामने रखी है और खूब चली है। साल में एक दो बार तो इस तरह की फिल्में आ ही जाती हैं हमारे सामने। तो खैर, आज हम पेट्रियोटिज्म इन हिंदुस्तानी सिनेमा की बात करेंगे। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही दिग्गज लोग शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने एतबार से पेट्रियोटिज्म को अपनी फिल्मों में दर्शाया है। तो अगर हम बात करें मशहूर मारूफ फिल्म मेकर मेहुल कुमार जी की, तो इस वक्त वो एक मेहमान के रूप में हमारे साथ है। आज इस ख़ास दिल ने फिर याद किया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में। और आपको तो पता है मेहुल कुमार जी हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के नाम व नामचीन फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर है। और इन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों के जहनों को खोल के रख दिया है। जैसे तिरंगा की बात करें, हम क्रांतिवीर की बात करें, हम कोहराम की बात करें, ये तीनों फिल्में बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्मों की श्रेणी में आती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे सबके महबूब शायर महबूब साहब, माँ तुझे सलाम। कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। खैर, इन्होंने जब जब कलम उठाया और देशभक्ति के ऊपर कुछ गाने लिखे हैं, वो सब सर चढ़ के बोले। ख़ासतौर से मनी रत्नम के साथ और ए.आर. रहमान के साथ इनका जो राब्ता रहा और इस तरह के पेट्रियोटिक गाने इन्होंने दिए हैं कि वाकई में गूज़ बम्स आते हैं। हमारा मन कह ही उठता है, यार हमें तो देश के लिए कुछ करना चाहिए, चलो उठो करो कुछ देश के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में बहस मुबाहिसा में शामिल है नन अदर देन हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड लिरिक्स राइटर नन अदर देन संदेश शांडिल्या। संदेश शांडिल्या, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बात हम करेंगे, हमारी हिंदुस्तानी सिनेमा ने बार बार ये जाहिर किया है कि भाई देशभक्ति पर फिल्में जब हम बनाएंगे तो वो हल्ला बोल देंगे। हल्ला बोल, उसमें भी आपने गाने लिखे। तो मैं चाहती हूँ महबूब साहब, सबसे पहले माँ तुझे सलाम की बात करें। जब आपने वो एल्बम माँ तुझे सलाम यानी वंदे मातरम, उसमें इनफैक्ट और भी पेट्रियोटिज्म के ऊपर गाने थे। तो ए.आर. रहमान के साथ वो कोलैबोरेशन, जब आप इस तरह के गाने लिखते हैं, एक तरह का अंदर जज्बा पैदा करना पड़ता है कि भाई हम पेट्रियोट है। जी, शुक्रिया शिबा हमारे इस्तकबाल के लिए। और मैं तमाम ऑडियंस को इस 75 साल आज़ादी के मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। हम यहाँ सेलिब्रेट करने बैठे हैं। खुदा का शुक्र है कि आज 75 साल हो गए हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारी मादरे वतन है। मेरे जहन में एक बात थी कि जब हम युद्ध को टारगेट कर रहे हैं तो सादा ज़बान में और जान देंगे, खून बहाएंगे, दिस ऑल थिंग्स गोज़ विदाउट सेइंग, वतन के लिए। हाँ। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। कि हम जान देंगे ही। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, संदेश ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि बाहर के सरहद के अलावा जो मुल्क हैं उन्हीं से दुश्मनी या दोस्ती की बात नहीं है। हाँ। हम अपने मुल्क को भी साफ़ कर सकते हैं, बुराइयों से बचा सकते हैं, तो वो भी पेट्रियोटिज्म ही है, वो भी देशभक्ति है ना कि मैं अपने मुल्क को साफ़ करूँ, क्राइम ना हो, बुराइयाँ ना हो, आपस में इतनी तंगी ना हो कि एक दूसरे के नफरतें ना हो, ये ना हो। तो हमने सोच, ये तो हो गया था माँ तुझे सलाम में कि मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, बराबर है। मैंने अपने मुल्क की बात कही। अब हम सोचे कि चलो बाहर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो मैं और रहमान हम गए थे लाहौर, जहाँ पे खान साहब, नुसरत खान साहब से दोनों ने मिलके मेरा एक गाना गाया। मैं इसके लिए बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि इन दो महान फनकारों ने एक ही गाना गाया, वो मेरा लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ। गर्व की बात है मेरे आपने लिए। कहा आप लाहौर गए, तो ये आप दोनों ने, रहमान साहब और आपने डिसाइड किया था कि लाहौर जाके ही उन्हीं से गंवाना है? जी, ये तो था तय कि उनसे ही गंवाना है। हमने उनको दावत दी थी कि यहाँ आए, पर वो किसी वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से या जो भी थी, जो भी वजूहत थे, वो आ नहीं सके। तो फिर हम गए वहाँ पे, मैं और यार।
तो वो गाना हमने 2 मुल्क की दोस्ती के लिए लिखा था। वो भी बड़ा खूबसूरत गाना है कि चंदा सूरज लाखों तारे, है जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती है तकरारें, वाह, खींची है लकीरें इस ज़मीं पे पर ना देखो, कि बीच में दिलों के 2 दीवारें, इनको मत खींचो, ये दिलों में दीवारें मत, ज़मीन पे लकीर खींच दी ना, ख़त्म कर दो बात, बस अब दिलों में दीवारें मत लो। दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, देखिए मैं कोई भी बोल रहा हूँ, कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे, एहसास उसके ज़ख्मों का होके, अपना भी दिल भराए रोए आंखें। वाह वाह। तो ये हमारा एक संदेश था, हमने एक पैगाम के तौर पे भी इस एल्बम को लिया था। देखिए महबूब साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से एज ए लिरिक्स राइटर, नगमा निगार, गीतकार अपनी बात रखी कि अल्फाजों के ज़रिए हम किसी के मन को कैसे साफ करते हैं, आतंक को दूर कर सकते हैं। अब चूंकि आपने संदीप जी का भी जिक्र किया, चूँकि लिरिक्स जहाँ आते हैं, गीत आते हैं, म्यूज़िक अच्छा ना हो तो सब अधूरा है। तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर संदीप जी, आपने भी शिकारा फिल्म की हम बात करें, शिकारा फिल्म में भी एक अलग तरह का म्यूज़िक था, कितना सूफियाना टच भी उसमें था, कितना सॉफ्ट था, इमोशन से भरा, अच्छे से कन्वे कर रहा था वो हुबल वतनी के जज्बात। वो और मांझी जी, द माउंटेन मैन, उसमें भी एक बंदा जो है वो फील कर रहा है दर्द, तो उसके लिए भी म्यूज़िक आपने तरतीब दिया। तो ये जानना चाहूँगी एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, जब किसी इस तरह की फ़िल्म जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती हैं या देश की भावना आपके अंदर जगाती हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हैं ना है, तो उसके लिए म्यूज़िक तरतीब देना, किन किन चीज़ों का जहन में ख्याल आता है, किस तरीके की इमोशंस, किस तरह की सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं ये। हम जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं या जितने भी लोग किसी भी आर्ट में हैं, हम सब इश्क के मारे हैं, हाँ, मोहब्बत के मारे हैं। हम अपने फ़न से इश्क करते हैं और हमको वही भाषा समझ में आती है, दूसरी भाषा नहीं समझ में आती। तो जिस वक्त, जैसे बहुत सी फिल्में, मेहुल जी की फिल्में मैंने देखी हैं, हमने बहुत सीखा है, वो जज्बात हमारे अंदर और बढ़ जाते हैं, वो इश्क और आगे आ जाता है। महबूब साहब के गाने, कभी नीम नीम कभी शहद शहद दिया, माँ तुझे सलाम, रहमान साहब का इतना खूबसूरत म्यूज़िक, वो जिस अंदाज, जिस जज्ब, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर और जोश पैदा करती हैं। ये दशरथ मांझी की स्टोरी थी, अगर आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने, उनकी वाइफ मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो अकेला इंसान उस पूरे को, पहाड़ को काट के उसमें रास्ता बना देता है। 22 साल लग जाते हैं, 22 साल लग गए, अकेला वो शुरू हुआ, और वो क्या है, इश्क है। तो देश के लिए भी इश्क है हम सबको। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इश्क से दूर होगा। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब हमको इस तरह का कोई सब्जेक्ट पे काम करने को मिलता है, तो वो खुद ब खुद रंग चढ़ जाता है। फिर हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, लिरिक्स राइटर्स, स्टोरी राइटर्स, हमारे सिंगर्स, ये सारा एक समा, सारे पागल, सारे दीवाने, सारे इश्क के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो एक कुछ बनता है, फिर बन जाती है बात। जिस तरह से आपके अंदर वो सूफियानापन है ना, कहने की मुझे लगता है जब आप म्यूज़िक तरतीब देते होंगे ना, या पेट्रियोटिक फिल्मों की ना बात करते हुए दूसरी रोमांटिक फिल्मों की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं वो रूहानी कनेक्शन आपका जुड़ ही जाता है। जब तक ना वो रूहानी कनेक्शन है तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, और वो अंदर से आता है, अंदर होता है तो आता है। हाँ, तो अगर मैं, मेहुल जी, आप पर मैं आना, आपसे तो बहुत बातें करनी है, तो आपने तो हमारी इंडस्ट्री को जो दिया है अपनी फिल्मों के जरिए, आज के दौर में अगर आपकी फिल्में ना सामने आती, सेंसर तो पूरा काट ही देता। मुझे लगता है आपके क्रांतिवीर हैं, उसको आज शायद रिलीज होने देते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि उसमें प्रीचिंग ज़्यादा था, मतलब। लेकिन आज भी आप देखिए, हर एक जो पेट्रियोट है, जो हुबुल वतनी की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, उसके ज़ुबान पे उस फिल्म के डायलॉग्स है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, आप देखिए, मिलाइए, बताइए कहाँ है हिंदू मुसलमान का खून। वो तो आपने तो वो अपनी फिल्मों के ज़रिए दिया, आंखें खोल दी। तो क्या फील करते हैं आप? मैंने ये भी सुना है कि जब आपकी क्रांतिवीर आई थी, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बैकआउट किया था कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक ही सोलो हीरो है, कैसे चलेगा। इस तरह का प्रयास उस वक्त करना और फिर फिल्म सक्सेसफुल भी होना, और आज भी वो फिल्म याद की जाती है, कैसे हो पाया वो मुमकिन तब? फिल्म मेकिंग है वो समाज का आईना है, बरसों से चला आ रहा है। जो भी मेकर है, क्रिएटिव मेकर है, वो हमेशा ऐसी फिल्म बनाते हैं कि जो यादगार फिल्म होवे, हमारे देश का, मतलब जो कल्चर है, जो भी हमारे देशभक्ति की बातें है, कुर्बानी की बातें है, उस फिल्मों के थ्रू हम लोग कहे लोगों को, और लोगों के दिमाग में वो बातें बैठती है।
मनोज जी ने देशभक्ति पे बहुत फिल्में बनाई जी। उसके बाद फिल्में देशभक्ति की मोस्टली बंद हो गई थी बनना। तो एक दौर चल रहा था, मसाला फिल्में बनती थी। मैंने भी काफ़ी 3-4 फिल्में ऐसी मसाला फिल्म बनाई। उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि मेहुल भाई आप देशभक्ति की फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो मेरे को स्ट्राइक हुआ और मैंने तिरंगा टाइटल रजिस्टर करवाया, उस पर कहानी लिखी और सोचा तिरंगा में राज साहब ने ऑलरेडी मेरे साथ 2 फिल्में की थी, जी जी जी। मरते दम तक और जंगबाज। तो राज साहब को लेके तिरंगा एंड उसमें नाना को ज्वाइंट किया एंड नाना एंड राज साहब, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन था कि लोग बोलते थे ये फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी। लेकिन टाइटल उसका वैसा था तिरंगा और उसमें पूरी वो बातें थी देशभक्ति की। लेकिन उस वक्त जैसे आपने कहा किसी ने आपको बोला कि आपको इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, देशभक्ति का कहीं ना कहीं आपके जहन में था, लेकिन आपको क्या डर था कि इस तरह की फिल्म चलेगी कि नहीं? और खास तौर से फिल्म का क्लाइमैक्स, वो सब कुछ आपने भी देखा होगा फिल्म का क्लाइमैक्स। तिरंगा में इतना वो बात मेरे को वो नहीं था। जो है वो क्रांतिवीर की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, क्रांतिवीर में मतलब थोड़ा सा लोग काफ़ी बोलते थे कि भाई इस टाइप की चले नहीं चले, लेकिन हमने कमर्शियल वे में वो सच्चाई बताई थी। एकदम आउट एंड आउट आर्ट फिल्म टाइप बताता तो शायद लोगों को पसंद ना भी आती। तो आप मानते हैं इस बात? हाँ, तो क्लाइमैक्स देखिए पूरा रियलिटी है, तो पब्लिक आज भी वो क्लाइमैक्स पसंद करती है। फिर वो हिंदू मुस्लिम का खून अगर थ्रू आउट फिल्म उसी पॉइंट पे बनाता तो शायद ना भी चलती, बोरिंग भी लगती। लेकिन मैंने वो ऐसा मिला के वो सीन डाला कि वो कहानी का एक ज़बरदस्त सीन है और वो सीन में पब्लिक, मतलब आप सोचिए जब मैं वो सीन की शूट कर रहा था 500 जूनियर आर्टिस्ट थे। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं तो वो चुप नहीं बैठते, उनकी बातें चलती रहती है, मतलब कोई कहानी में उनको इंटरेस्ट नहीं होता ना सीन। लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था जब वो नाना का वो सीन, और सोचे नाना उसमें पूरा वो डायलॉग याद करता है और वो दूसरा जो मुस्लिम कैरेक्टर बताया था उसको भी बोलता है कि हर गणपति पे तू अपने सर पे गणपति लेके जाता था और आज बोलता है कि इसने उसको काटा, इसने उसको काटा। तो पिन ड्रॉप साइलेंस था। जब मैंने ओके बोला ना तो तालियां, मतलब वो जूनियर आर्टिस्ट सब खड़े होके तालियां बजाने लगे। तो नाना को मैंने बोला नाना देख ये पब्लिक के ऑडियंस के जो ये दे रहे हैं ना रिएक्शन, वो ऑडियंस के रिएक्शन है, यही थिएटर में होने वाला है, क्या बात कर रहा है तू, मैंने देख लेना तुम। यार पिक्चर रिलीज़ हुई और सीन पे मतलब इतनी तालियां बजती थी कि आज भी वो देखिए, मतलब क्योंकि वो सच्चाई है, लोगों के दिमाग में वो बात बैठी, लेकिन वो कमर्शियल वे में आई बात। देखिए बहुत सारे लोगों का अपना अपना नज़रिया है पेट्रियोटिज्म के ऊपर। चलिए अब हम इस पे एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से पेट्रियोटिज्म आपको क्या लगता है, आप उसे किस वे में देखते हैं? क्या पेट्रियोटिज्म यही है कि फिल्मों के ज़रिए ये दिखाएं कि भाई हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, भले ही दूसरे कौम को हम नीचे दिखाएं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है, कई फिल्म मेकर्स फेल हुए हैं, उन्होंने देशभक्ति के आड़ में फिल्में तो बनाई, लेकिन बाद में क्या है वो नेशनलिज्म के चक्कर में इसमें जिंगोइज्म ज़्यादा आ गया, लाइक वो एग्रेशन ज़्यादा आ गया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ह्यूमैनिटी को ज़्यादा तूल देना चाहिए फिल्मों के ज़रिए, और किस तरीके से फिल्म मेकर को किन किन बातों का ख्याल रखकर फिल्में हमें देनी चाहिए? मेरे नज़रिए से शिवा पेट्रियटिज्म ही ह्यूमैनिटी है। ओके। एक मुल्क में मैं रह रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, मेरे ये मेरे अपने हैं। जैसा कि मेहुल जी ने बताया कि खून में पता ना किधर दिख रहा है। हाँ। तो मेरे नज़दीक तो पेट्रियटिज्म यही है कि मैं अपने लोगों को अपना समझूं, उनके दुख दर्द को अपनाऊं। अब जो तुमने एक जुमला कहा कि फिल्मों में हम जो पेट्रियटिज्म बताते हैं, असल में इंसान की भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़बरदस्त है, तो सबक याद दिलाना पड़ता है बार बार। हाँ ये बात कि भाई आप गलत कर रहे हो सबक। और फिल्मों से अच्छा माध्यम क्या है, आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में करोड़ों लोगों तक फिल्म एक बात पहुंच जाती है डायलॉग्स के रूप में। डायलॉग्स का भी बहुत अमल दखल रहता है, बिल्कुल जबरदस्त। तो इससे अच्छा मीडियम क्या हो सकता है कि हमने एक बात बोली, अभी सर ने जो फिल्म बनाई खून का सीन आज तक मुझे भी याद है और हर किसी को याद होगा। वही एक बात अगर याद रखी जाएगी ना संजय जी कि भाई देखो मिलाओ दोनों का खून, कहाँ खड़े हैं, फर्क है, क्यों आपस में लड़ रहे हो भाई? जी, तो पेट्रियटिज्म मेरी नज़रिए में सरहद के बाहर जो लड़ना है या किसी दुश्मन से, वो है, वो अपनी जगह पर मुसम्मम में। अगर कोई हमें आग दिखा रहा है हम भी आग दिखाएंगे, लेकिन मैं मेरे पड़ोसी को देखूँ वो भूख से ना मर रहा हो, मेरे पड़ोसी को देखो वो बेचारा किसी मोहताजी में ना हो, ये भी तो पेट्रियटिज्म है ना, ये भी तो मेरे मुल्क के लोग हैं ना। वो कहते हैं ना घर तो साफ करे, हाँ। पहले घर तो साफ करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, तो जैसा मैंने वो चंदा सूरज में लिखा था कि रिश्ते बड़ी मुश्किलों से बनते हैं, यहाँ पर टूटने के लिए एक लम्हा। सही। मैंने शिवा को अरे बोल दिया तो शिवा रूठ गई, हो गया मेरा मामला ख़त्म, परसों का रिश्ता ख़त्म। वो अरे बोलने के पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है,
इतना भी मत चले जाओ कि किसी के दिल दुखे, हाँ। चाहे किसी का भी हो ना, वो सब नहीं होना चाहिए। वो भी पेट्रोटिज्म में गिनता हूँ मैं कि मेरा देश का पड़ोसी मेरा मुझसे खुश है। आज ईद पे देख लो या दिवाली पे देखो, हम गले मिलते हैं, हम होली में पानी मारते हैं एक दूसरे पे, वो पेट्रोटिज्म है। पेट्रियोटिज्म जब बात आती है तब ह्यूमैनिटी की तो बात आती है, कौमी यकजहती की भी बात आती है, वो मजहब बीच में नहीं आना चाहिए। जी, ये इस कौम का, वो इस कौम का है। ये कौमें जब बढ़ जाती है ना, मुझे लगता है पेट्रियोटिज्म तभी खत्म हो जाता है। जी, क्या कह रहे हो आप इस बारे में? कयामत तक हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हमारा ही रहेगा। उसमें कोई किसी का ये नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। जो भी यहाँ जन्म लिया, जो भी यहाँ पैदा हुआ, जो भी यहाँ का नागरिक है, उस सबका देश हिंदुस्तान है। और सबको वो सोच के ही चलना चाहिए, तो हिंदुस्तान को कोई हिला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ये आपने बार बार अपनी फिल्मों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की। आपके डायलॉग्स पे भी आ जाएंगे संदीप जी। काफी देर से आप सोच रहे हैं, वैसे भी आप सोचते ज्यादा है और काम ही आपका बोलता है हमेशा। आज हम बुलवाएंगे आपसे। ये जो बातें कर रहे थे पेट्रियोटिज्म के ऊपर, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आप तो ये कहेंगे कि म्यूजिक के हवाले से हम एकता का मैसेज पहुंचा सकते हैं, म्यूजिक ही जोड़ता है, हाँ कौम में दरारें पैदा नहीं कर पाता है, संगीत के माध्यम से हम बहुत लोगों को, दिलों को जोड़ते हैं, जो दूरियां हैं, फासले हैं, उनको हम मिटा सकते हैं। तो आपका नज़रिया क्या कहता है कि आप किस तरीके से पेट्रियोटिज्म को डिस्क्राइब करेंगे? हम सबको अपने एक्शन पे ये ध्यान रखना चाहिए, अपने काम में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जाता है। सारे हमारे जितने यूथ हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं या हमारे दोस्त हैं, वो सब लोगों तक ये मैसेज जाता है। ख़ासतौर से जब हम फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो जब कोई गीत लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं या कुछ भी बात बोलते हैं, बोलने से पहले, जैसे महबूब साहब ने कहा, 2 बार सोचना चाहिए। या हमें जब कुछ सिर्फ अपना काम किस तरह से बेहतर कर सकें, किस सच्चाई के साथ कर सकें, ये मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा देश के लिए देशभक्ति होगी। क्योंकि आज हमारा कंट्री जो है बहुत पावरफुल कंट्री है और सारी दुनिया देख रही है हमारी तरफ। जिस तरह से हमने कोविड में फ़ाइट किया है, इस दुनिया को एक मिसाल मिली है इस कोविड के फ़ाइट से। हर तरह के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई नफ़रत फैला रहा है, कोई प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है हम प्यार बढ़ाने वाले थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं कभी कभी। हमको भी थोड़ा प्यार बढ़ाने के लिए एग्रेशन चाहिए कि यार आओ गले लगो, हम चुप रह जाते हैं। हम कोई कुछ किसी को कुछ कह रहा होता है तो हम चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। अच्छा आनंद उठाते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं, मेरा तो काम म्यूजिक बनाना है, मैं क्यों जाऊं उस झगड़े में। ये सही बात है, बहुत अच्छी बात तो थोड़ा सा, और आजकल सोशल मीडिया है, हर कोई आज़ादी से अपनी बात कह सकता है। तो हम लोगों ने इतना कुछ सीखा है हमारे सीनियर्स से। अब जब फिल्म आई थी, जयदेव साहब का म्यूज़िक था और साहिर साहब का गीत था, वो जो भजन था, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। आज भी वो कहीं कोई फंक्शन होता है जहाँ लोग कोई भजन गा रहे हैं या कोई भी कोई अच्छे लोग बैठे हैं, 4 लोग, इस भजन को लोग गाते हैं। ये हम लोग भजन बोलते हैं, आप लोग इसको, मेरे ख्याल से सूफ़ी है एक बात जो कही गई है। तो ऐसे इतना कुछ गीत हमें दिए हैं, मालिक तेरे बंदे हम, या तो वो एक एक्शन में आज तक दिखता है, हम लोग को एक रास्ता मिलता है। तो हमें अपना एक्शन सही रखना है। आई थिंक ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। और ये ज़रूरी नहीं है कि भाई देशभक्त अगर हम इस मुल्क में रहते हैं, कुछ भी हम देश के लिए करें, मेरे हिसाब से तो सही मायनों में उसके अंदर तो देशभक्ति है नहीं, देश के प्रति। लेकिन ये बार बार जो कहते हैं कि भाई आप बोलो मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मुझे लगता है उसको जाहिर करने की ज़रूरत है, एक्शंस के जरिए दिखाओ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, कि आपका एक्शन क्या कह रहा है, आपका ज़बान क्या कह रही है, वो नहीं, आपका एक्शन क्या कह रहा है। मोस्टली ज़बान कुछ और है, एक्शन कुछ और है। एक्शन को सही करना है। तो एक्शन को आपने सही किया है, आप भी तो आज़ाद हो गए अब। ये बड़ा अच्छा है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर, फिल्म में तो बंदिशें थी आपको। ये कब से सोच रहे थे आप आज़ाद होने की? मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, फिल्मों में बंदिशें, दूसरों के लिए लिखना, दूसरों के लिए म्यूज़िक देना। अब आपने खुद का स्टूडियो भी, अपना लेबल शुरू किया है, संदेश शांडिल्य स्टूडियो। क्या ये आज़ादी तब से चल रही थी जब किसी ने बोला था नहीं यार इस तरीके से आपको म्यूज़िक कंपोज करना है, इस तरीके से लिखना है, ये वहीं से चल रही थी कि फ्री होना है, आज़ाद होना है? नहीं, मुझे एक्चुअली क्या लगता है कि हर कोई इंसान सही था। मैं ही किसी तरह से उसको अपनी एक्सप्रेशन जो संगीत में मैं देना चाहता था, उसको मैं दुनिया के सामने ला नहीं पा रहा था। तो मुझे ये एक रास्ता अभी दिखाई दिया, क्योंकि अब कुछ एक ऐसा टाइम आया है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी इंसान
किसी गांव में नदी के किनारे बैठा है और उसने एक गीत गा दिया और वो गीत वायरल हो जाता है रातों रात, इतना बड़ा हिट हो जाता है। तो ये मुझे लगा अगर ये मेरे पास जो गीत हैं, जो खूबसूरत गीत जो मैं हमेशा से लेके आना चाहता था फिल्मों में, मुझे वो सिचुएशंस, क्योंकि आप देखिए अगर फिल्मों में 5 गाने तो 1 लव सॉन्ग है या 2 लव सॉन्ग है, फिर एक जुदाई का सॉन्ग है, तो वो रेशो 20% है और यहाँ इश्क के भरमार है। क्यों महबूब साहब सबके महबूब शायर। तो हाँ जी। उसका एक अलग ही कुनवा है, उसकी एक अलग दुनिया है। तो ये सोच के एक म्यूज़िक, छोटी सी एक म्यूज़िक कंपनी की पहली शुरुआत की है। और ये यकजहती वाले गाने सबको मिला के आगे चलो, सबको मिला के आगे वो ये वाले चलो। गाने आप बना रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। सूफ़ी जो है, जो हमारे उस्ताद लोग, जो मैंने मेरे बुजुर्गों से सीखा है, मेरे गुरुजी उस्ताद सुल्तान खान जी। साहब, सुरेंद्र सिंह सोटी साहब, ये सब लोगों से जो मैं इनके साथ रह के जो मैंने बातें सीखी हैं, बहुत खूबसूरत लोग बहुत थे, खूबसूरत बहुत लोग। चलिए कुछ और बातें करते हैं, लेकिन उन बातों से पहले मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर हो जाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। आज दिल ने फिर याद किया 15 अगस्त स्पेशल में हमारे साथ हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर और नामचीन शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जो पेट्रियटिज्म के ऊपर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपने एतबार से बहुत कुछ दिया है। मतलब हिंदुस्तानी सिनेमा ने हमेशा यही किया है कि भाई अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। समाज में जो फैल रहा है, यार छोड़ो ये आतंक, छोड़ दो ये नफरतें, सिर्फ प्यार बढ़ाते रहो, तभी हमारे देश का नाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी अव्वल नंबर पर आ ही जाता है, बस थोड़ी सी नफरतें हैं कहीं फैली हुई, उनको हमें काबू में लाना है। हम आप सभी से मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के पार। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज दिल ने फिर याद किया में हम हुब्बुल वतनी का जज्बा आप में पैदा कर रहे हैं। नामवर शख्सियात इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद है संदेश चांदेलिया जी, सबके महबूब शायर महबूब साहब और मेहुल कुमार जी, मशहूर मारूफ फिल्म मेकर। जब भी हम ना पेट्रियटिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर अजीब तरह के जज्बात पैदा होते हैं। आप देखिए ना, जब हम थिएटर में जाते हैं तब नेशनल एंथम शुरू हो जाता है जी। ऐसे लगता है कि यार हमें फ़ख्र है यार अपने ऊपर, कितना अच्छा महसूस होता है ना बड़ा अच्छा फील होता है। मतलब देश का नाम कहीं पे भी लिया जाए तो अलग तरह की भावनाएं जगती हैं। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्में बनाना, एक फिल्म मेकर के ऊपर या जो गाने लिखता है उसके ऊपर या जो संगीत तरतीब देता है उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सब्जेक्ट सेंसिटिव है, बहुत संजीदा है और बहुत ही प्यार से इसे डील करना है ताकि लोगों तक गलत संदेश ना पहुंचे। आपने भी इस तरह की फिल्में बनाई हैं, बेहतरीन फिल्में बनाई देशभक्ति के ऊपर। आप मुझे ये बताएं, जब आप फिल्में लिखते हैं इस तरह के, जैसे क्रांतिवीर की बात करें, तिरंगा की बात करें, कोराम की बात करें, तो इसे डील करना कितना कठिन होता है और किस किस तरह के चैलेंज आए हैं आपके सामने पे जब आपने इस तरह की बातें लिखी हैं? क्योंकि आपने डायलॉग्स भी ऑलमोस्ट एवरी फिल्म के खुद ही लिखे। सब्जेक्ट जब फाइनल कर दे तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट को प्रेजेंट किस तरह से करना, क्योंकि सर्टेन चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम रियलिटी बेस्ड होती है। तो आउट रियलिटी बेस पे अगर फिल्म बनाएंगे तो कमर्शियल फिल्म वो नहीं बनेगी, फिर वो आर्ट फिल्म बन जाएगी। तो उसको कमर्शियल वे में कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे क्रांतिवीर आप देखो भाई, हिंदू मुस्लिम पे अगर मैं फिल्म बनाता वो तो वो एकदम आर्ट फिल्म बनती, वो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आती। लेकिन वही बात को कमर्शियल वे में जब मैंने कहा और सच्चाई जो कहनी थी वो 2-4 सीन में कही और पूरे क्लाइमैक्स में कही, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। और उसके साथ साथ उसमें मतलब लाइट सीन भी थे, रोमांटिक सीन भी थे, मतलब फैमिली ड्रामा था, एवरीथिंग। मतलब आउट एंड आउट आप देशभक्ति की फिल्म बनाओगे ना तो शायद लोगों को पसंद ना भी आए, मतलब कितने लोगों को पसंद आए, कितने लोगों को ना भी आए, लेकिन वही बात आप कमर्शियल वे में सही ढंग से अगर प्रेजेंट करो तो सुपर हिट होती है। तिरंगा को देख लीजिए, राज साहब का कैरेक्टर, मतलब उनकी इंट्रोडक्शन से लेके तिरंगा को मिटाने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, तो वो सारे डायलॉग है वो सीटियाँ और तालियों के साथ है। आपके कहने का मतलब है एक फिल्म मेकर को सोचना चाहिए कि कमर्शियल एंगल भी देना चाहिए, Yes. बहुत ज़रूरी है, हाँ. ताकि लोगों तक बात पहुंचे। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में बनी है जिनमें ऐसा तो एंगल नहीं था लेकिन फिर भी चली है। कभी कभी क्या होता है, एकदम सच्चाई हम रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाते हैं ना तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आती, बहुत से लोगों को बोलेंगे यार क्या बताया है इसने। तो वही चीज़ अगर आप कमर्शियल वे में प्रेजेंट करो तो सीटियां तालियों के साथ सच्चाई एक्सेप्ट करते तो हो। ये आपने पहले जहन में रखा था कि Yes. इस तरह का मैं करूंगा, क्योंकि आपके सामने तो कई सारी फिल्में थी ना पीछे, फिल्म मेकर्स ने बहुत प्रयास किया हर बार, तो धीरे धीरे करके ना देश
भक्ति को फिल्म मेकर्स ने भी अलग रंग रूप दिया, अलग अलग रंग रूप से पेश किया है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, आपको लगता है? जैसे बिमल दा ने सुजाता बनाई थी, हमने तो बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जो उस वक्त समाज में जो बुराइयां थी और वो बहुत दूर तक मैसेज जाता है। 2 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, करेक्ट। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी वो तो। तो ये तो अनगिनत फिल्म है और मुझे लगता है बहुत कुछ सुधार हुआ है हमारे समाज में फिल्मों के से। जरिए। लोग वैसे फिल्मों को क्योंकि बहुत एडमायर करते हैं, फिल्मों के जो हमारे एक्टर्स हैं उनको बहुत एडमायर करते हैं। कमर्शियल एंगल की बात करें, उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कमर्शियल एंगल क्या होता है पता है आपको? शिबा आप करो, ये कमर्शियल एंगल नहीं है। शिबा मैं करता हूँ, या पहले खुद करूँ। बात की थी कि प्रीचिंग साउंड करता है, ये प्रीचिंग है, शिबा कर। नहीं मैं ऑर्डर करता नहीं हूँ। देना हाँ, मैं करता हूँ, ये बताना है फिल्मों के अंदर कि हमारा हीरो ये कर रहा है। तो जब वो करता है वो देख के रहता है कि अब उसमें अगर मेहुल जी ये डर रहे थे कि जनता से मैं कहूँगा आप भी करो, तो वो लोगों अरे यार वो तो हमको पता है ना। तो कमर्शियल एंगल जो बोलना चाह रहे हो वो यही है कि मैं करता हूँ, तो तू तेरी मर्जी। ऑटोमेटिकली जब हम इसको इस तरह से पेश करते कि मैं करता हूँ, फिर वो जज्बा था कि यार मैं क्यों नहीं करूँ। जिस तरह से नाना पाटेकर को अपनी हीरो बना दिया, टोटल इन्वॉल्व होकर उसने किया कैरेक्टर में, देखिए पूरा, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके हर डायलॉग पे तालियां, हर सीन पे इमोशंस, जहाँ जो चीज़ चाहिए थी वहाँ मिली। मतलब कैरेक्टर को हमें ऐसे दिखाना है कि वो लोगों को लाउड भी ना लगे और लोग उसे रिलेट कर पाए। मतलब बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत बारीकियों को जहन में रखकर करना होता है। ये महसूस करते हैं आप? फिर जैसे नाना ने किया ना, तो वो लोग भी सोचते कि अपने को भी ऐसा करना चाहिए। ये बात है। अब वो एक सीन था जो एक लड़की को उठाने के लिए आते गुंडे लोग, और नाना खटिया पे सोया हुआ है क्रांतिवीर में, और उसका बच्चा भागता हुआ आता है कि मेरी माँ को बचा लो। तो नाना हंसता है। वो सीन मतलब सब लोग लगे ये क्यों हंस रहा है, और वो बोलते उसको सुनाता है डायलॉग वो कि तेरे को हाथ नहीं दिए ऊपर ने और तू क्यों खड़ा है, बोलते उठा ये पत्थर और मार वो सालों को। और वो बच्चे को उसने जगाया और बच्चा पत्थर मारता है, वो सीधा गिरता है पकड़ने वाला, और सीटियाँ तालियां वहाँ बजती, और फिर वो लड़कियां भी मारने लगती है उसको। इसी तरह का रंग दे बसंती में हमने देखा, वो भी ये कहने की कोशिश कर रही थी ना कि आपको खुद ही करना है, उठो और करो। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है रंग दे बसंती से, वो ये रहा है कि मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत असर किया मेरे ऊपर। और एक बार मैं ड्राइव कर रहा था, अचानक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठा लिया और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं जो भी कुछ बात की, और इतना मैंने देखा लेफ़्ट साइड पे एक हवलदार जी खड़े थे ट्रैफिक पुलिस के। उन्होंने गाड़ी को रोक लिया, उन्होंने कहा कि आप फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, आप मेरे पे जितना बड़ा फ़ाइन करते हैं कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये 2 दिन पहले रंग दे बसंती फिल्म देखी है और मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन को उठाऊंगा नहीं कभी गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि मैंने बाहर आके सोचा था मेरे अंदर क्या बुराई है। तो मैंने नोटिस किया मैं कभी कभी ड्राइव करते वक्त फ़ोन उठाता हूँ। मैंने कहा कभी नहीं उठाऊंगा फ़ोन, लेकिन वो फ़ोन आया और मैं इस बात को भूल गया था। मैंने कहा मेरे पे बिल्कुल फ़ाइन कर दीजिए, आई वांट टू पनिश माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा आप जाइए, मेरा मन नहीं है आपको फाइन करने का। आप जो मैं आपको सिखाना चाहता था आप सीख गए, मैंने भी वो फिल्म देखी है, आप जाइए। तो मतलब रंग दे बसंती ने आप पे बहुत गहरी छाप छोड़ी है, स्पेशली मेरे मुझ पे, और फिल्म है कैसे उन्होंने भी छोड़ दिया मुझे। हाँ, अगर अच्छे वे में प्रेजेंट करो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि डील वैसे तरीके से नहीं की जाती है, इसी वजह से एग्रेशन बढ़ता है। देखिए फिल्में समाज को बनाती भी है, कहीं ना कहीं बिगाड़ती भी तो है, ये भी हकीकत है। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस है नफरत फैलाना, और वो उनके बिजनेस को हमें चलने नहीं देना चाहिए, हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी गलती है कि हम बहक जाते हैं, हम बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमको अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहिए और उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी पागल बना देगा कि आप तो फिर तो बट रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। अगर हम कोई भी हमारा एक्शन है, हम कुछ भी ले रहे हैं तो हमको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है वी हैव टू थोड़ा तो इस बात को ध्यान में रख के, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंब, तो अगर आप उसको कुटुंब है ये, और सिर्फ देश नहीं पूरा दुनिया कुटुंब है। आपकी फिल्म में नाना जी ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम का खून है, अरे इस कोने से लेके दुनिया के दूसरे कोने तक के खून को जोड़ो तो भी वही मिलेगा। मैं बहुत ज़माने से इस बात को महसूस करता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही संदेश ने, वासुदेव कुटुंब, कि हम सब एक कुटुंब है। शिबा, मेरे वालिद कई बार हॉस्पिटल में एडमिट रहे बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम। मेरी वालदा रही। ये कुटुंब अस्पताल और दुखों में बहुत देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ और मुझे चाहे नमाज को जाना है, तो जो पड़ोस में जो एक नॉन मुस्लिम हिंदू बैठा है, भाई आप जाओ ना, मैं ख्याल रखूँगा। ये क्यों होता है? उधर ही क्यों?
दुखों में क्यों? जब वो ब्लास्ट हुए या बारिश गिरी बहुत ज़्यादा 26 जुलाई, सब लोग बाहर निकल गए, वड़े पाव बांट रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, तब हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होता है? बिल्कुल ये दुखों में हम क्यों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं? जहाँ वो हुआ मामला फिर शुरू हो जाता है। तो पेट्रोलिज्म उस वक्त ही क्यों नजर आता है? हाँ। उस वक्त तो खून एक जैसा क्यों दिखता है? हाँ। ये मैं हमेशा मतलब ये सोचता हम हूँ। कह सकते हैं प्रायोरिटीज के हिसाब से हम अपनी सोच रखते हैं। Exactly. मुझे लगता है कि यहाँ मुझे प्रायोरिटी ये हाँ, लगती है, या एक हो जाओ, यहाँ कभी वो priority जाते नहीं है, हैं, यहाँ हाँ, पे एक कभी दूसरे का दुश्मन बन जाओ, हाँ, मारो अच्छा, एक दूसरे यहाँ को। तक कि वो मंदिर से आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, भाई प्रसाद लाओ, मैं भी खा लेता हूँ। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता कि बाद में हम बोलते नहीं वो तो ये था, नहीं खाना चाहिए था। उस वक्त हम दुख बांट लेते हैं। तो क्या दुख जरूरी है पेट्रोलिज्म के लिए? अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी आपको लगता है कि फिल्मों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर कि कभी फिल्म में अगर एग्रेशन दिखाया गया, अगर वहाँ पे कौमी यकजहती दिखाई गई, लेकिन एंड में ये कहा गया कि दूसरे को आपको काटना भी है, रेवेंज, बदला भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ बदले की भावना आती है वहाँ पेट्रियोटिज्म कहीं बैक सीट ले लेता है। ये आपको महसूस होता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी है ना, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो अभी भी वैसा ही है जैसा था। बिल्कुल। ये कुछ लोगों के बिजनेस है, और उन लोगों के बिजनेस चलते ही इस पे हैं कि हम लोग झगड़ा करें आपस में, नहीं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज भी महबूब भाई के घर पे मैं जाता हूँ, बेधड़क हम लोग खाते हैं, मिलते हैं, इनके कंधे पे सर रख के रोया भी हूँ, उनको याद होगा कई बार। मिसाल कभी है, हाँ, आपस बेस्ट फ्रेंड्स है महबूब साहब और संदेश जी। और ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है। लाइक गुलजार साहब के साथ कभी बैठो, या जितने बख्शी साहब के साथ कभी एक दो बार कभी मौका मिला, तो उनकी बातों से ऐसे फूल झड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ये सबको मिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो सफल हो जाते हैं अपनी उसमें मंशा में, क्योंकि वो बिजनेस की तरह देख रहे हैं। ये हम समझ नहीं पाते। और आपने अच्छी बात कही, हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तक़सीम हिंद से पहले या तक़सीम हिंद के बाद बात रखी गई हो, मुझे लगता है सब लोग इत्तेफाक में ही रही है, तभी तो बेहतरीन फिल्में आई हैं। और हिंदुस्तानी सिनेमा ने हमेशा यही रोल अदा किया है कि सबको मिलाओ, काफ़ी योगदान रहा है। देख लो मदर इंडिया जी, क्या बड़ी मिसाल है सबसे बड़ी की है। तो वो एक मुस्लिम है ना, लेकिन मदर इंडिया जैसी फिल्म बना और क्या पेश किया कि आज तक वो फिल्म एक मिसाल मानी जाती है। कौन सी पेट्रियोटिक फिल्म ने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है? जब भी वो फिल्म आप देखते हैं, मुझे हकीकत ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया मुझे। हकीकत उसके गाने गान कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। हकीकत से बढ़कर अब क्या, मतलब वो क्या? मेरे नज़दीक तो एक बहुत ब्रिलियंट मिसाल है। फिल्म जी। आप अग्री करते हैं? यस 100%। आपकी कौन सी फेवरेट? हकीकत जब मैं स्कूल में था तभी देखी थी, हाँ, और आज भी उसके गाने याद थे। तभी मैं 10th में था, मतलब लगता है तभी जहन में आया था मैं भी ऐसी फिल्म बनाऊंगा। और रोंगटे खड़े कर देते थे वो गाना जब आता था, मतलब सब, मतलब अभी भी रोना आता है उस गाने उसमें पर। एक बड़ा खूबसूरत सा रफ़ी साहब का मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, एक फौजी के दिल की, यार इंसान है ना, वो भी मोहब्बत करते हैं, उनका भी दिल कभी, मैं ये सोचकर उसके दर से चला था, रोक लेगी मना लेगी मुझको। आप सोचो ना, देखिए ऐसा लगता है कि एक फौजी की जिंदगी बताई थी कि क्यों उसे प्यार नहीं हो सकता क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हिजरत को, दूरी को महसूस नहीं कर सकता है क्या? उसको भी तो आता है, मगर उसने ना बुलाया, ना आवाज़ दी, ना दामन ही पकड़ा, ना मुझको। सोचो आप। तो पता होगा हमारे पुराणों में कहा गया है कि जो मातृभूमि के लिए जान देता है वो किसी संत से भी बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि संत जो वो खुदा से, भगवान से मांगता है, लेकिन जो फौजी होता है वो सारे अवाम, सारी कौम, सारे देश के लिए सीने पे गोली खाता है। वो जज्बात के साथ जाता है और अपने ख़ास परिवार वालों से भी दूर हो जाता है। Correct. तो वो जो बात है जो हमारे फौजी भाई जो करते हैं, वो तो उनको सलाम है। इन सारे जवानों के ऊपर जब फिल्में बनी है, सर चढ़ के ही बोली है, लोगों ने ये कहा कि काश हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा हो, तो हम जाएं सरहद पर, हम भी देश के लिए कुछ करें। का यही मामला है ना कि हम उनकी ज़िंदगी देख नहीं पाते, लेकिन जब फिल्मकार बताते हैं उस ज़िंदगी को, तब उसकी अहमियत का पता और हम सलाम करते हैं उनको। हाँ बिल्कुल। तो और ये हिंदुस्तानी सिनेमा ने दिखाया है कि एक जवान क्या करता है आपके लिए, घर छोड़ कर सरहद पे तैनात। मेरा जो सब्जेक्ट मिशन तिरंगा, मैंने आपको बताया था ना, मिशन तिरंगा, मिशन तिरंगा बेस्ड ऑन आर्मी की सारी बातें जो अभी आप बोले ना, वो सब उसमें मैंने बताया। वो स्क्रिप्ट रेडी की हुई है, वो प्लानिंग पूरा चल रहा है। उसमें यही है कि आर्मी वाले की लाइफ क्या है और शहीद हो जाने के बाद उनकी फैमिली की लाइफ क्या है।
और सारी चीज़ें मतलब रियलिटी बेस्ड है। और उसमें मतलब तीनों रेजिमेंट का बताया मैंने, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब वाह, क्या रेजिमेंट, बात ये क्या बात है। तीनों का। और उसमें वो मतलब तो सुपर हिट होने की ज़बरदस्त वाली है है। मिशन तिरंगा। उनका एक मिशन होता है कि आर्मी को ये करना चाहिए, और वो पूरा मिशन होता है सक्सेसफुल। और मतलब गवर्नमेंट की ओर से भी उस मिशंस को हाईलाइट किया जाता है। एंड आर्मी की क्या असलियत है, आर्मी क्या कर सकती है हमारे देश के लिए, और आर्मी को क्यों ये सब नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई। क्या बात है, बहुत- बहुत बहुत खूब खूबसूरत जी, है। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार इंतजार कर रहे हैं रहेगा, इंतज़ार रहेगा उसमें। लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ बात आती है पेट्रियटिज्म फिल्मों की, जैसे आपने बात की आर्मी जवानों के ऊपर, शहीदों के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, समाज में जो फैल रहा है गलत, उसके ऊपर किसी एक बंदे ने आवाज़ उठाई, चाहे गरीबी है, चलो मुझे खुद ही अपने हाथ में कानून लेना और करना है, तो हम कैटेगराइज करते हैं पेट्रियोटिक फिल्मों को। आपके हिसाब से अब किन फिल्मों को हम पेट्रियोटिक फिल्में कहेंगे? क्या उन्हीं फिल्मों को हम देशभक्ति फिल्में बोलेंगे, या कुछ ऐसी फिल्मों को भी हम इस जुमरे में, इस जॉनर में लाएंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बनने का संदेश देते हैं? मुझे तो लगता है कि जो इंसान अपने काम को खूबसूरत बनाए और सच्चाई ईमानदारी से काम करे, वो सबसे बड़ा देशभक्ति है। ये मैं देखता हूँ, और वो हमारे किरदारों में जो फिल्मों में दिखाई देता है, तो हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं अपने, और खूबसूरत हो जाते हैं अंदर से, और बेहतर काम करते हैं। और जब बेहतर काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है। और जब हम कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें वायलेंस को बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है, दिया तरजीह दी जाता जाती है, क्रिमिनल्स को तूल दिया जाता है, तो ये जो जनरेशन हमारी देख रही है, छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो सोचते हैं, उसको इतना ग्लोरीफाई हो जाता है वो कैरेक्टर उनकी नज़र में, तो वो उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसी फिल्में कम बनना चाहिए और ज़्यादा बनना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, हम लोग सब सीखे, नई इंस्पायर generation हो, और inspire देश के लिए, हाँ, वो देश के हित में होगा। बदले की भावना तो मुझे नहीं लगता एक सच्चे देशभक्त के अंदर होनी चाहिए। मैंने पहले से वही कहा कि खुदा ना करे जंगे हो, कभी कभार होती है, लेकिन एक सच्चा देशभक्त रोज़ अपने देश में एक जंग लड़ता है, अपने बाजू की बुराई हटाने के लिए, अपनी बुराई हटाने के लिए, किसी की हिफाजत के लिए। वो भी तो देशभक्ति है ना। मैं मेरे देश के नागरिक को बचा रहा हूँ। आज खुदा महफूज रखे, इतने रेप्स होते हैं, उनको सजाएं देना, मैं तो समझता हूँ वो भी देशभक्ति है मेरी नज़रिए में। तो मैं पहले से वही कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक पेट्रियटिज्म सिर्फ सरहद के बाहर लड़ने का ही नाम नहीं है, देश के यहाँ अंदर भी देशभक्ति। हम बोल रहे देश भक्ति, वो लड़ने से ही नहीं साबित होगी। भक्ति, हाँ, कुछ भी हो सकता है। भक्ति, हाँ, भक्ति। आप भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, ऊपर वाले की भक्ति करते हैं, आप रूहानी कनेक्शन जुड़ जाता है ना, आप सुकून फराहम करते हैं। अगर आप देश के लिए भी सच्चे देशभक्त हैं तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि किसी का गलत हो आपकी वजह से। तो चलिए इसी बात के साथ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के पार हम हाजिर हो जाते हैं कुछ और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों को लेकर, और साथ ही साथ अपने अलग अलग थॉट्स को लेकर। मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल आपके चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज़ाद जहन का होना कितना ज़रूरी है महबूब साहब, जब आप इस तरह का कुछ लिखते हैं? किन किन बातों का ज़्यादातर ख्याल रखना पड़ता है आपको? मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। बॉम्बे फिल्म का एक गाना था, हल्ला गुल्ला गुल्ला हल्ला गुल्ला, उसमें वो दे आर डांसिंग एंड मनीषा को बच्चे भी हो जाते हैं। तो उसमें मैं एक लाइन लिखी थी मैंने, एक कोरस आता था पार्ट उसमें, तो उसमें एक लाइन लिखी थी मैंने, दीवार है दिलों में तो आओ हम गिराएं। अब मैं ऊपर रिकॉर्ड करता, नीचे मनीष सर बैठे थे, तो मैं सडनली मुझे ये एहसास हुआ शिवा कि दीवार है दिलों में, मतलब आई एम एक्सेप्टिंग दैट देयर इज अ वॉल। तो मतलब मैं इसको स्टैंप लगा रहा हूँ कि हाँ दीवार है, वो नहीं बोलना चाहिए। उस वक्त मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैं नीचे भागा मनीष सर के पास। मैंने कहा सर, इफ़ आई एम सेइंग दीवार है, आई एम एंडोर्सिंग इट, देयर इज अ वॉल, सो देन व्हाट यू वांट टू से? या यू आर राइट। मनीष सर ने कहा, बोला दीवार हो दिलों में तो आओ हम गिराएं। हाँ, क्या बात। So he just, okay, if there is a wall. हाँ, And Manish sir was like, man, you saved us. बोला हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, नहीं है, हाँ। अगर है। इसी तरह से अपने मुल्क की भी बात आती है ना, हाँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी। जहाँ मैं कौम का कह रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू नहीं है यार, हाँ। तू अलग हम धर्म का है, हिंदुस्तानी तू हिंदुस्तानी नहीं है। हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई धुन बहुत खूबसूरत हो तो इमीडिएटली हिट हो जाती है, लेकिन उसमें अगर गीत बहुत खूबसूरत हो तो वो अमर हो जाती है। बिल्कुल। मैं शायरी का हम लोग दखल आशा जी बहुत। का एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैंने जब रंगीला के गाना किया तना तना, तो वो बहुत खुश हुई गा के आई। मेरी पहली मुलाकात थी, पहला गाना था, एंड फर्स्ट टाइम उनसे मिला था।
तो उन्होंने बाहर निकल के एक जुमला कहा, बोले देखिए संगीत जो है ना वो जिस्म होता है, सिंगर उसकी ज़बान होती है, लेकिन लिरिसिस्ट उसकी रूह होती है। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा आशा जी इसलिए तो हम दिखते नहीं हैं। रूह है। रूह है। तो पर आपने तंज के साथ ये बात कही, इसलिए आप दिखते नहीं अब वो है। तंज था या था पता नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया तो बहुत हंसी, बोली हाँ ये बात तो सही है, मगर आप हैं मतलब रूह है तो जिस्म है, सही है। जबान है, रूह निकल गई रूह तो नहीं, कुछ खत्म, नहीं कुछ रहेगा, सब तो कुछ जैसा फीका संदेश है। ने कहा बिल्कुल सही है। हम जब उफ के जादू मोहब्बतें कर रहे थे हम दोनों, एक साथ आप लोगों ने वो संदेश का फिल्म म्यूजिक देखी था, तो मैं अक्सर चेंज करता था लिरिक्स, रिकॉर्डिंग भी सूरज बजा बजाते हो। जी। तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो एक लिरिक्स इतने चेंजेस बार बार और बेटर करते जाते हैं। हाँ उसको हम और बेटर करते जाते थे। तो जिम्मेदारी बहुत होती है शिबा, क्योंकि लोग अल्फाज गाते हैं। इसी तरीके से डायलॉग का भी बड़ा हम लोग दखल रहता है। डायलॉग की बात आ गई, जब आप डायलॉग लिखते थे अपनी फिल्मों के लिए, जो भी बेहतरीन पेट्रियोटिक फिल्में आपने बनाई हैं, तिरंगा, कोहराम की बात करें या क्रांतिवीर की बात करें, कितनी संजीदगी से इस सब्जेक्ट को आपने लिया है? सीन ज़बरदस्त है और डायलॉग हार्ड हिटिंग है, तो वो करेक्ट सिचुएशन में होगा तो ही पब्लिक डाइजेस्ट करेगी। अगर कहीं भी आप कुछ भी डायलॉग डाल दोगे तो पब्लिक रिएक्ट इतना नहीं करती। क्योंकि आपकी पेट्रियोटिक फिल्में हाँ, है ना, अब जैसे मैं क्रांतिवीर की बात बताऊं कि भाई हिंदू मुस्लिम का मेन पॉइंट था उसमें फिल्म में, लेकिन उसको ऐसे सीन में लाना था कि वो सीन लोग फिल्म देखने के बाद नहीं बरसों तक याद रखे, जो आज भी लोगों के दिमाग में। अब वो छोटा बच्चा है, उसको पूछता है कि तेरी माँ को किसने मारा है। अब नाना भी बोला था, मैं बोला हाँ वो बच्चा, अब उसको मालूम ही नहीं है, और बोलते मुसलमान ने मारा, हिंदू ने मारा, वो बोलता है। तब वो बोलता है, नाना उसको खींच के लेके आता है, बोलता है जो बच्चे को उसका नाम मालूम नहीं है उसको धर्म का नाम किसने सिखाया, बोलता है Correct. तूने। तो इसी तरह मतलब ये सीन देखिए हाईलाइट हो गया। अब सही बात, और इमोशंस भी थे, मतलब उसमें हर एक को वो सीन पसंद आया। यंग जनरेशन ने भी उतना लाइक किया, लेडीज़ ने भी उतना लाइक किया, बच्चों ने भी किया कि छोटे बच्चे को भी तुम सिखा रहे हो, बोलते एक बड़ा ही बच्चे को सिखाता है। अगर आप बच्चे को अपब्रिंगिंग देंगे इस तरह की कि ये हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ऐसा है, वो ऐसा, उस जात का, इस धर्म का है, तो फाइनली वही सीखेगा ना। ये बड़े लोगों पे फर्ज आयद होता है कि अपने बच्चों को किस तरह की सीख दे। जो मजहब के नाम पर इख्तिलाफ करें, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे वो माफ करें। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात। लिख कर गए अल्लाह। वतन का जिक्र हो रहा है, तो वतन की जहाँ बात आती है वहाँ पे भी म्यूजिक को उसी हिसाब से आपको तोलना पड़ता है, उसी के हिसाब से मतलब नोट्स भी वैसे ही रखने पड़ते हैं कि भाई कहीं हाश न लगे, कहीं एग्रेसिव न लगे। मेरा जो तजुर्बा रहा है वो ऐसा रहा है कि गीत जितना गहरा होता है, जितना खूबसूरत होता है, उसको उस तरह का लिबास देना पड़ता है धुन से, नहीं तो उसमें फिट नहीं होता। तो उतना उसके आसपास उस गहराई तक जाना होता है। जैसे तो दोनों का संगम बराबर होता है। जैसे मेहुल जी ने जिस गहराई से वो डायलॉग लिखा होगा, जिस रूह की जिस गहराई से वो डायलॉग आया होगा कि ये देख खून मिला के देखो, वो उसी दूसरे इंसान के, ऑडियंस की उतनी रूह की गहराई तक जाके चोट करता है। वो गहराई बराबर होती है। फिर ये जोखिम उठाना कि मुझे लोगों तक, अवाम तक ये बात पहुंचानी है कि भाई नफरत से कुछ नहीं होता, हल हर एक चीज़ का मोहब्बत ही है, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है और उसका जोखिम उठाना आपको तो हैट्स ऑफ। और इतनी बेहतरीन फिल्में दी हैं, ख़ास तौर से जो बिल्कुल पोल्स है, पार्ट एक्टर्स है, उनको एक साथ कनेक्ट करना ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। और मुझे लगता है अगर तिरंगा को हमें हवा में लहराते देखना है तो आपसे नफरतों को दूर करना। मैं आखिर में ना, मेरा जो गाना था खान साहब ने जो और रहमान ने गाया, तो उसके आखिरी एक बंद था मेरा, प्लीज इरशाद। इश्क दवा है हर एक दर्द की, जंजीर इश्क है हर एक रिश्ते की, इश्क सारी हदों को तोड़ डाले, इश्क ही है जो दुनिया को अमन दे। वाह वाह, आप भी तो बहुत अच्छा लिखते हैं। सारे तुम्हारे ही रूप हैं, हाँ, ये बात सबको बता दो ना, वाह। ये झगड़ा मिटा दो ना। मैं भटकता रहा, तुम्हें ढूंढता रहा, तुम बसे हो मेरे अंदर ही, ये सुना है बुजुर्गों से, मगर समझा दो ना, ये झगड़ा मिटा दो ना। वाह 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 सही वाह बात, वाह बिल्कुल वाह, सही। क्या बात है। मतलब इसे हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। संगत का असर है ऐसे। जी ऐसे जरूर। ऐसे संगत का असर हो और फिल्म इंडस्ट्री में
इसी तरह के लोग काबिज हो तो मामला ही कितना ऊंचा हो जाएगा यार। बेहतर से बेहतरीन फिल्में हमें मिलती रहेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यही कोशिश हमेशा की है कि फसादात ना रहें, आपस में इख्तिलाफात ना रहें। देश में भाईचारे का सबूत फिल्म इंडस्ट्री हमेशा देती आई है अपने अपने रूप में और देती आएगी। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी अगली फिल्म का और हमें इंतजार रहेगा। महबूब साहब, अब रहमान साहब के साथ एक और बार सामने आ रहे हैं बहुत जल्द। आपकी आने वाली फिल्मों के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो और वापस हम एक साथ स्टूडियो में शामिल हो जाएंगे और बहुत सारी बातें होंगी शेर व शायरी की। और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमको बुलाया, हमारे से बातें की और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया आपने। वाकई वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप जब आज़ाद म्यूजिक कंपोजर की तरह आज़ाद देश में आज़ादी से रहना, आज़ादी से। और जाते जाते ये बात तो कहना भूल गई, आज़ादी अगर एक फिल्म मेकर को, एक लिरिसिस्ट को, एक म्यूजिक डायरेक्टर ना मिले तो वो क्या कर सकता है? बंदिशों में रहकर क्या अपने देश के प्रति कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो बंदिशों से आज़ाद रहो। आज़ाद, यस बिल्कुल। एक लिमिट में मिलनी चाहिए आज़ादी भी। ज्यादा आज़ादी का भी लोग गलत फायदा उठाते हैं। चलिए, लिमिट में रह के, हद में रहकर हमें अपना काम अंजाम देना ही पड़ेगा और सही मायनों में वही सच्ची देशभक्ति होगी, हुब्बुल वतनी होगी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। दिल ने फिर याद किया मैंने शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे और जाते जाते हम सब मिलकर कहना चाहते हैं आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। बहुत दिल ने फिर याद किया।